गिरफ्तारी, ये शब्द सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं, है ना? इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। पर जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, तो उसका सही तरीका, उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? जानते हैं? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो ठीक इसी सवाल से जुड़ा है। और ये फैसला हम सबके अधिकारों पर असर डालता है। तो फिर चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे केस की जड़ है। क्या अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है, तो पुलिस को लिखित में, मतलब इन राइटिंग, ये बताना जरूरी है कि भाई क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? अब सुनने में ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब हमारे कानूनी हक के लिए बहुत बहुत बड़ा है। तो इस पूरे मामले की कहानी शुरू होती है एक गिरफ्तारी से, जो काफी विवादों में रही। ये केस है प्रबीर पुरकायस्थ का, एक ऐसी कानूनी लड़ाई जो दिल्ली से शुरू हुई और पहुंच गई सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक। और हुआ ये कि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 17 अगस्त को यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज होती है। 3 अक्टूबर को प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगली ही सुबह, मतलब 4 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से भी पहले उन्हें एक जज के सामने पेश करके पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। मतलब कानूनी प्रक्रिया इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि दिल्ली हाईकोर्ट में दी गई शुरुआती चुनौती भी काम नहीं आई। इसके बाद जैसा मैंने बताया, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और यहीं पर आकर ये लड़ाई सिर्फ एक गिरफ्तारी की नहीं रह गई, बल्कि एक बुनियादी कानूनी सवाल पर आकर टिक गई। सवाल ये था कि जब किसी की आज़ादी छीनी जाती है, तो कानून असल में चाहता क्या है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? देखिए, इस पूरी बहस के सेंटर में एक टर्म है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट या गिरफ्तारी के आधार। इसको ना एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पुलिस सिर्फ ये कहे आपको चोरी के लिए गिरफ्तार किया गया है, ये काफी नहीं है। आधार का मतलब होता है पूरी स्पेसिफिक जानकारी देना। जैसे आपको इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि एक चश्मदीद ने आपको रात 10 बजे दुकान से भागते हुए देखा था और चोरी का माल आपके बैग से मिला है। समझ रहे हैं ना? वो ठोस जानकारी जो उस इंसान को सीधे सीधे उस क्राइम से जोड़ती है। और यहीं से ये केस असल में दिलचस्प हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कारण यानी रीजंस और आधार यानी ग्राउंड्स के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताया। पुलिस ने गिरफ्तारी के कारण तो दिए, जैसे कि जांच ठीक से करने के लिए, ये तो बहुत ही जेनेरिक बात हो गई। पर कानून क्या मांगता है? कानून मांगता है आधार, वो खास तथ्य, वो खास आरोप जो पुरकायस्थ को सीधे सीधे अपराध से जोड़ें। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर पुरकायस्थ की तरफ से वकीलों ने कोर्ट में क्या दलीलें दी? चलिए जरा उनके तर्कों को देखते हैं कि क्यों उनका मानना था कि ये पूरी गिरफ्तारी शुरू से ही गैरकानूनी थी। उनका केस जो था वो 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। पहला पॉइंट, गिरफ्तारी के जो आधार थे वो लिखकर कभी दिए ही नहीं गए। दूसरा, ये तो संविधान के आर्टिकल 22 का सीधा सीधा उल्लंघन है, जो कहता है कि हर किसी को ये जानने का हक है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। तीसरा पॉइंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट पंकज बंसल नाम के एक दूसरे केस में पहले ही एक नज़ीर पेश कर चुका था। और चौथा, और ये बहुत ज़रूरी है, जब उनकी कस्टडी पर फैसला हो रहा था तो उनके अपने वकील को ठीक से बताया ही नहीं गया था। अब ये जो पंकज बंसल वाला पॉइंट था ना, ये शायद सबसे मजबूत तर्क था। देखिए, वो फैसला एक अलग कानून पीएमएलए से जुड़ा था। पर मजे की बात यह है कि उस कानून की भाषा और इस केस में जो यूएपीए कानून है उसकी भाषा बिल्कुल एक जैसी है। दोनों में लिखा है कि ऑफिसर को उससे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित करेगा। तो दलील बहुत सीधी थी, अगर ये नियम एक कानून पर लागू होता है तो फिर दूसरे पर भी होना चाहिए। सिंपल। जाहिर है कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। सरकार की तरफ से भी जवाब आया। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस गिरफ्तारी को कैसे डिफेंड किया और पुरकायस्थ की दलीलों को काटने के लिए क्या तर्क दिए। सरकार के पास भी अपने 4 मुख्य जवाब थे। पहला तो ये कि पंकज बंसल वाला जजमेंट उस वक्त पब्लिक हुआ ही नहीं था। जब गिरफ्तारी हुई तो ऑफिसर को भला कैसे पता होता। दूसरा, उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं भी लिखित में या इन राइटिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तीसरा तर्क था कि वकील को फोन पर तो बता ही दिया गया था। और चौथा, जो आगे चलकर बहुत अहम साबित हुआ, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के आधार रिमांड एप्लीकेशन में लिखे हुए थे, जो वकील को बाद में भेज दी गई थी। तो बस मंच तैयार था। एक तरफ थी किसी की व्यक्तिगत आज़ादी और कानूनी नज़ीर, और दूसरी तरफ थी प्रक्रिया और टाइमिंग की दलील। अब सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर किसकी दलील को सही माना?
फैसला बिल्कुल साफ और निर्णायक था। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और उसके बाद दी गई रिमांड दोनों को ही गैर कानूनी इल्लीगल घोषित कर दिया। तो सवाल यह है कि कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? देखिए, कोर्ट की रीजनिंग 4 स्टेप्स में थी। स्टेप 1, कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार लिखित में पाना एक मौलिक अधिकार है, अ फंडामेंटल राइट। स्टेप 2, कोर्ट ने यह भी माना कि यूएपीए और पीएमएलए में एक जैसे प्रावधान हैं, तो नियम भी दोनों पर एक ही लागू होगा। स्टेप 3, कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ आधार पढ़कर सुना देना या कोई भी जेनेरिक कारण बता देना काफी नहीं है। और अब आता है सबसे अहम पॉइंट, चौथा स्टेप। रिमांड का ऑर्डर पास हुआ था सुबह 6 बजे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जिसमें गिरफ्तारी के आधार लिखे थे वो वकील को भेजा गया सुबह 7 बजे के बाद। अब आप ही सोचिए, आप किसी ऐसी चीज के खिलाफ कैसे बहस कर सकते हैं जो आपको फैसला होने के बाद मिली हो? मतलब बचाव का कोई असली मौका मिला ही नहीं। अब देखिए, ये फैसला सिर्फ एक इंसान की रिहाई का मामला नहीं है, इसका असर बहुत बड़ा है। ये हम सब की, हर नागरिक की आज़ादी और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को समझाने के लिए एक दूसरे जजमेंट से ये पावरफुल लाइन कोट की, किसी व्यक्ति का जीवन और स्वतंत्रता इतनी पवित्र है कि कानून के अधिकार के तहत ही इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वही हमारी सुरक्षा है। सरकार किसी की भी आज़ादी सिर्फ और सिर्फ कानून के दायरे में रहकर, नियमों का पालन करके ही छीन सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमारे लिए टेकअवे क्या है? 4 जरूरी बातें हैं। पहली, गिरफ्तारी के आधार लिखित में पाना हमारा हक है, कोई मेहरबानी नहीं। दूसरी, ये नियम यूएपीए जैसे कड़े कानूनों पर भी लागू होता है। तीसरी, ये जानकारी जितनी जल्दी हो सके मिलनी चाहिए। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो गिरफ्तारी और उसके बाद की पूरी हिरासत ही गैर कानूनी हो जाती है। और आखिर में ये फैसला हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसाफ का मतलब सिर्फ नतीजा नहीं होता, बल्कि वो तरीका, वो प्रक्रिया भी होती है जिससे हम उस नतीजे तक पहुंचते हैं। जब प्रक्रिया निष्पक्ष हो तो क्या ये हम सबका न्याय व्यवस्था में भरोसा नहीं बढ़ाती, चाहे आरोप कोई भी हो? इस पर सोचना जरूरी है।